हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हल संधि का दूसरा पार्ट। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हल संधि का दूसरा पार्ट। सबसे पहले हल संधि के अंदर दूसरा पार्ट में जो संधि आएगी वो हमारे पास है अनुस्वार अनुस्वार या परसैवरण संधि। परसैवरण संधि, इस संधि के लिए पहला नियम आता है, सूत्र नंबर 1 आता है, मौनुस्वार है। समझ लेते हैं। यदि पद के अंत में, यदि पदांत में, पदांत लिखने से आप समझ गए होंगे, और पद के अंत में या पदांत में मैं हो और उसके बाद में कोई भी हल वर्ण हो, कोई भी हल वर्ण या व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं, हल वर्ण कह दो चाहे व्यंजन वर्ण कर दो। अगर ऐसा होता है तो इस मैं के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। मैं को किस में बदल देते हैं? अनुस्वार में बदल देते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है पदांत। पदांत का अर्थ यही होता है कि जिन शब्दों का विभक्तियों में प्रयोग कर दिया जाता है वो पदांत कहलाते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य होगा। सबसे पहले लेते हैं हम हरिम धन वंदे, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हरिम धन वंदे। तो हरिम जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, अर्थात ये क्या हो गया, अपने आप में एक पद हो गया। और पद के बाद में, पद के अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है? मैं आ रहा है। और यहाँ देखिए क्या वर्ण आ रहा है? हल वर्ण आ रहा है। तो इस मैं को किस में बदल देंगे? हम अनुस्वार में बदल देंगे। रूप क्या बनेगा? हरिम वंदे। दोनों पदों को अलग अलग करके लिख देंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, अहम धन गच्छामि। अहम धन गच्छामि। तो यहाँ पे देखिए अहम जो शब्द अस्मत् शब्द से बना हुआ शब्द है, और अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अहम। तो यहाँ पे देखिए आप कि अहम जो शब्द है उसके अंत में मैं आ रहा है, बाद में वही हल वर्ण आ रहा है, तो मैं को किस में बदल देंगे? अनुस्वार में। और दोनों पदों किस तरीके से लिखेंगे? अहम गच्छामि। तो इस प्रकार से ये संधि हो जाती है हमारी अनुस्वार संधि। दूसरा नियम आता है इसका, अनुस्वार से यही परसवर्ण है। ये सूत्र आता है, और ये सूत्र क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि आपने अगर किसी पद का अनुस्वार कर दिया और उसके बाद में यही परसवर्ण है, समझने का मतलब है पूर्व पद के अंत में आपके पास क्या होना चाहिए? अनुस्वार होना चाहिए, और बाद में ये वर्ण होने चाहिए। ये वर्ण क्या होते हैं? ये वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर, पंचम अक्षर ये हो जाएंगे। और कौन से वर्ण होंगे इसमें? य, व, र और ल। ये वर्ण होते हैं ये वर्ण। इनको क्या कहा जाता है? ये वर्ण कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो इस अनुस्वार को बाद वाले अक्षर के वर्ग के अनुसार, बाद वाले अक्षर के वर्ग के अनुसार पंचम अक्षर में बदल दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? बाद वाले, यानी बाद वाले अक्षर के अनुसार पंचम अक्षर में बदलना। बाद वाले वर्ग का जो भी अक्षर होगा, जिस वर्ग का होगा उसके अनुसार उसको पंचम अक्षर में बदल दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, शम धन कर है, ऐसा एग्जांपल है। तो देखिए सम के अंत में जो मैं आ रहा है उसके बाद में हलंत वर्ण हल वर्ण आ रहा है, तो इस मैं को पहले अनुस्वार में बदल देंगे, मैं को अनुस्वार में बदलेंगे, इस तरीके से संकर रूप बनेगा। अब देखिए जो ये अनुस्वार लगा हुआ है उसके बाद में जो अक्षर आ रहा है हमारे पास कै, कै वर्ग का अक्षर है। तो कै वर्ग का अक्षर है तो कै का पंचम अक्षर होता है ग। तो इसको किस में बदल देंगे? हम उसमें बदल देंगे ग में। किसको? कै को। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। फिर क्या रूप बनेगा? शंकर है। तो इस तरीके से रूप बन जाएगा। गम प्लस गा, तो देखिए यहाँ पे गम को मैं को अनुस्वार में बदलेंगे तो इस तरीके से रूप बनेगा गंगा। और अनुस्वार के बाद में वही कै वर्ग का अक्षर आ रहा है तो इसका रूप कैसे बन जाएगा? इस तरीके से इसको
लिख देंगे, क्या रूप बन जाएगा, गंगा। ये परसवर्ण संधि का प्रयोग कर दिया। दम प्लस डे, दम प्लस डे है, तो यहाँ पे देखिए दम में वही द को हम किस में बदल देंगे, अनुस्वार में। इस तरीके से स्थिति हो जाएगी। तो देखिए अब आगे बदलते हैं इसको, अनुस्वार को आगे वाले अक्षर डे, डे का टै वर्ग होता है, टै वर्ग का पंचम अक्षर होता है ण, तो ये क्या रूप बन जाएगा, दंड है। तो इसी संधि में आगे एक सूत्र और आता है, वा पदांतस्य। एक नियम आता है, वा पदांतस्य, जो तो देखिए इस परिभाषा को समझ लेते हैं कि पदांत अनुस्वार के बाद में यह वर्ण होने पर विकल्प से परसवर्ण होता है तथा विकल्प के अभाव में अनुस्वार कार्य भी होता है। तो इस चीज को हम समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ लिखा है पदांत अनुस्वार के बाद में, यानी हमारे पास जो प्रथम पद होगा वो कैसा होना चाहिए, पद होना चाहिए। प्रथम पद ही होना चाहिए, विभक्ति में प्रयोग किया गया शब्द होना चाहिए, और उसके अंत में मैं होना चाहिए और उसका अनुस्वार किया गया होना चाहिए। यहाँ पे आगे कह रहा है कि यदि उसके बाद में ये वर्ण, तो ये वर्ण में कौन से वर्ण आ जाते हैं, समस्त व्यंजन आते हैं उष्म वर्णों को छोड़कर, यानी स और है वर्ण को छोड़कर बाकी सारे के सारे व्यंजन वर्ण ये वर्ण में आते हैं। वहां पे विकल्प से परसवर्ण होता है। विकल्प का अर्थ यही होता है कि हमारे पास एक से अधिक रूप बनेंगे, यानी दो रूप बन जाएंगे। एक तो विकल्प से परसवर्ण होगा तो परसवर्ण वाला रूप बन जाएगा, और जहां विकल्प से कार्य नहीं होगा वहां अनुस्वार वाला रूप भी बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, त्वम धन करोसि, हमारे पास ऐसा रूप है। तो देखिए यहाँ पे त्वम एक पद है, युष्माशब्द से बना हुआ, और करोसि आपके सामने क्रिया आ रही है। तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, व्यंजन बना रहा है। तो पहले तो इसको हम किस में बदल देंगे, अनुस्वार में, त्वम करोसि। ऐसा रूप, ऐसी स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए ऐसी स्थिति हो जाने के बाद वही ए वर्ण का अक्षर आ रहा है और यहाँ अनुस्वार है, पद भी है, तो इसको किस में बदलेंगे, बाद वाले अक्षर के पंचम अक्षर में, यानी परसवर्ण कार्य यहाँ पे करेंगे। तो किस तरीके से बनेगा, त्वय, और ये ऐसे तरीके से इस कै को हम लिख देंगे त्वम करोसि, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। और जहां पे ये कार्य नहीं होगा परसवर्ण वाला, यानी विकल्प का कार्य नहीं होगा, वहां पे रूप रह जाएगा त्वम करोसि। इस प्रकार से रूप बना दिया जाएगा, त्वम करोसि। सम प्लस दीहि, सम धन दीहि। तो ये देखिए सम एक क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग अपने आप में पद होते हैं, अब वे उपसर्ग ये पद ही होते हैं अपने आप में। तो इसको हम पहले तो अनुस्वार में बदलेंगे, तो इस प्रकार से रूप बनेगा संधि, और इसका परसवर्ण कार्य कर देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, यहाँ पे इसको आधा न को हम इस तरीके से लिख देंगे, क्या रूप बना देंगे, संधि, इस तरीके से रूप बन जाएगा। सम धन जय, सम धन जय, सम के अंत में वही है, तो इसको हम कैसे बदल देंगे, इस तरीके से रूप बनेगा, और ये अनुस्वार में इस तरीके से स्थिति हो जाएगी हमारे पास। इसका परसवर्ण कार्य करेंगे तो इसके रूप बन जाएगा संजय, और जहां पे कार्य ये वाला नहीं होगा वहां बन जाएगा संजय। आगे इसमें देखते हैं कि पद के अंत में मैं हो और उसके बाद में यह, वह और ल, इनमें से कोई अक्षर हो तो किस प्रकार से अनुस्वार कार्य किया जाएगा, तो उसको समझते हैं। देखिए यह, वह और ल, यदि इन वर्णों को हमें अनुस्वार कार्य करना है तो किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से इनको अनुस्वार कार्य हमें करना होगा। इस प्रकार से इनको लिखेंगे हम, सम धन यंता, ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास। तो सम के अंत में वही मैं है, तो इसको अनुस्वार में बदल देंगे, और स्थिति कैसे बनेगी, समयंता। अब तो परसवर्ण कार्य करेंगे, यहाँ पे परसवर्ण कार्य होगा तो इस अनुस्वार को हम ये होने के कारण से इस प्रकार से ये लिख करके इसके ऊपर इस प्रकार से चिन्ह लगाते हुए अर्धानुस्वार, और क्या रूप बना देगी, संयंता। एक रूप ये बन जाएगा, दूसरा रूप क्या बन जाएगा, जहां पे परसवर्ण कार्य नहीं होगा वहां पे संयंता, इस प्रकार से रूप बना दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख देते हैं अपन, सम प्लस वत्सर है, वत्सर है। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार का वही मैं का अनुस्वार बना देंगे, और वत्सर इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब आगे इसमें परसवर्ण कार्य करते हैं, तो देखिए किस तरीके से रूप बनेगा,
वो वह आ रहा है आगे, तो इस वह को इस तरीके से आधा वह लिखेंगे, फिर पूर्ण वह जो लिखा हो उसको लिख करके अर्धानुस्वार उस पर लगा देंगे और रूप बना देंगे संवत्सर है। तो इस प्रकार से ये रूप बना दिए जाते हैं। परसवन संधि का अगला नियम आता है तोरली। ये क्या कहता है नियम, इसको समझ लेते हैं। ये कहता है यदि पूर्व पद के अंत में तय वर्ग का कोई अक्षर हो, तय वर्ग का अक्षर, और बाद में भी क्या क्या आ जाए हमारे पास, लय वर्ण आ जाए। क्या आ जाए, लय वर्ण। तो ये तय वर्ग के जो अक्षर हैं वो किस में बदल जाते हैं, लय वर्ण में बदल जाते हैं। लय वर्ण में बदलना। तो देखिए इसको किस प्रकार से लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। तत् प्लस लीन है, तत् प्लस लीन है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का अक्षर आ रहा है, प्रथम अक्षर तय आ रहा है, उसके बाद में लय आ रहा है, तो इस तय को भी किस में बदलेंगे, लय में बदल देंगे, और क्या रूप बनेगा, तल्लीन है, ऐसा रूप बन जाएगा। उद धन लास है। तो यहाँ पे देखिए द आ रहा है, द के बाद में ल है, तो इसको भी ल में बदल दो और क्या बनेगा, उल्लास है। अब पंचम अक्षर का देख लेते हैं एक, भगवान धन लसपी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, न आ रहा है, वही तैवर का अक्षर है, बाद में लय है, तो इसके स्थान पे इस प्रकार का लय कर देंगे अपन और शब्दों को मिलाएंगे। भगवा, इस लय और ये लय, इस लय पे ये लगा देंगे और इसमें जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, भगवान लसति। कहने का मतलब जब पंचम अक्षर आएगा तो इस प्रकार से इस लय को लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी परसवन संधि हुई कंप्लीट। संधि है हमारी अनुनासिक या पूर्व सवर्ण संधि। इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहला सूत्र आता है यरो अनुनासिके, नासिको, यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा। ये नियम क्या कहता है, देखिए इस नियम को हम समझ लेते हैं कि ये नियम क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है यदि पूर्व पद के अंत में यर वर्ण हो, अब यर वर्ण कौन से आते हैं, है वर्ण को छोड़कर, है वर्ण को छोड़कर समस्त व्यंजन किस में आ जाते हैं, यर वर्ण में आ जाते हैं। यानी है वर्ण को छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे वर्ण किस में आएंगे, इस यर वर्ण में आ जाएंगे। उसके बाद में कोई भी पंचम अक्षर हो, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो, किसी भी वर्ग का क्या हो, पंचम अक्षर हो, तो ये जो यर वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एतत् धन मुरारी। तो यहाँ देखिए एतत्, ये अपने यहाँ पे अक्षर आ रहा है तय, यानी ये कौन सा वर्ण आ गया हमारे पास, यर वर्ण आ गया, और उसके बाद में पंचम अक्षर आ रहा है मैं। तो हमें देखना है कि ये जो अक्षर है कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का है। तय वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, न। तो ये जो कार्य होगा वो कैसे होगा, विकल्प से, यानी कार्य होगा भी और नहीं भी होगा। तो जहां पे कार्य होगा वहां पे तो क्या रूप बनेगा, एतन मुरारी। एक रूप तो ये बन जाएगा एतन मुरारी, और दूसरा रूप क्या बनेगा, दूसरा रूप क्या बन जाएगा, एतद मुरारी। इस प्रकार से रूप बना दिया जाएगा, एतद मुरारी। दो रूप बनेंगे, दिक धन नाग, दिक धन नाग, ऐसा रूप हमारे पास। इसका रूप बनाएंगे अपन, देखिए दिक है वही यर प्रत्याहार आ रहा है, बाद में पंचम अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग हो जाएगा। और एक रूप तो क्या बनेगा, दिंग नाग है, दिंग नाग है। और दूसरा जहां पे ये कार्य नहीं होगा वहां क्या रूप बन जाएगा, दिग नाग है। क्या रूप बनेगा, दिग नाग है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शतधन मार्ग है, शतधन मार्ग। शत के अंत में देखिए तय आ रहा है, बाद में मैं आ रहा है,
तो वही पंचम अक्षर में बदलेंगे इसको भी, न हो जाएगा। एक तो रूप बनेगा शन मार्ग है, और दूसरा क्या बनेगा, शद मार्ग है। दूसरा रूप क्या बन जाएगा, शद मार्ग है। इस तरीके से रूप बना दिए जाएंगे। पूर्व सवर्ण संधि का अगला नियम आता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यह नियम आता है। ये क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं, इसका व्याख्यान देख लेते हैं। अर्थात लौकिक संस्कृत भाषा के प्रयोग में यर वर्णों के बाद में पंचम अक्षर से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय पद होने पर नित्य पूर्व सवर्ण पंचम अक्षर होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास पहला जो पद है लौकिक संस्कृत भाषा के प्रयोग में, जब यर वर्ण के बाद में, यर वर्ण का मतलब यही है कि वही जो है वर्ण को छोड़कर समस्त जो व्यंजन वर्ण है वो अगर पूर्व पद के अंत में हो और उसके बाद में पंचम अक्षर से प्रारंभ होने वाला कोई भी जो शब्द है वो प्रत्यय से बना हुआ शब्द होना चाहिए। प्रत्यय से बना हुआ शब्द होता है तो वहां पे नित्य पूर्व वाला अक्षर अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे तद प्लस मात्रम, ऐसा रूप है। तो तद के अंत में देखिए 11 यर वर्ण का अक्षर है, यानी है वर्ण को छोड़कर सारे व्यंजन जो है यर वर्ण में आते हैं, तो यर वर्ण है। उसके बाद में पंचम अक्षर आता है हमारे पास मैं, और ये प्रत्यय से युक्त शब्द भी है। इस कारण से इस द के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, न हो जाएगा, नित्य होगा, और क्या रूप बनेगा, तन मात्रम। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। चित धन मयम, तो यहाँ पे देखिए चित के अंत में भी तय है, और ये जो यर वर्ण का अक्षर है बाद में मयम जो शब्द बना हुआ है वो प्रत्यय युक्त शब्द है मैं, तो इस कारण से यहाँ पे भी न आदेश कर देंगे, नित्य कार्य करेंगे, और क्या बनेगा, चिन्मयम। षड धन माश है, षड धन मास है, ऐसा रूप है। तो देखिए वही षड में भी ड अक्षर आ रहा है, वो यर वर्ण का प्रत्यय है अक्षर है, और यहाँ पे प्रत्यय युक्त शब्द बना हुआ है माश है, तो यहाँ पे भी ड के स्थान पे ण आदेश हो जाएगा पंचम अक्षर, और वो बनेगा क्षणमाश है। इस प्रकार से रूप बना दिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो भी प्रत्यय से बना हुआ शब्द अगर बाद में मैं जो अक्षर है वो प्रत्यय से युक्त बना हुआ शब्द से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पूर्व वाले अक्षर अपने ही वर्ग के, यानी पूर्व वाले यर अक्षर अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाते हैं। इस प्रकार से ये हुई हमारी पूर्व सवर्ण। नेक्स्ट संधि है हमारी तुकागम या चागम संधि। इसके लिए सूत्र है 6 च। एक सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, यदि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर हो, पूर्व पद के अंत में क्या हो, ह्रस्व स्वर, और उसके बाद में 6 वर्ण हो, यानी 6 जो अक्षर आता है वो हो, तो यहाँ इन दोनों के बीच में तुक का आगम हो जाता है। किसका आगम होता है, तुक का आगम, और इस तुक में क्या शेष बचता है, तय शेष बचता है। और इस तय को जो है बाद में च वर्ग का अक्षर होने पर इष्टुत्व संधि के नियम के अनुसार इस तय को किस में बदल दिया जाता है, च में बदल दिया जाता है। यानी तुक का बचा हमारे पास तय शेष, और तय को किस में बदल दिया हमने, च में बदल दिया। तो तभी इसका नाम क्या है, तुकागम या चागम संधि। तो दोनों में से हम किसी भी इसको नाम से पुकार सकते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शिव धन छाया, तो देखिए यहाँ पे शिव के अंत में अ स्वर वर्ण है और वो भी ह्रस्व है, बाद में 6 वर्ण आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे तय आ जाएगा, और तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और क्या रूप बनेगा, शिवत छाया। इस प्रकार से रूप बना दिया जाएगा। अनुधन छेद है, ऐसा एग्जाम्पल है। अनु के अंत में देखेंगे ओ है जो है ह्रस्व है, बाद में 6 अक्षर आ रहा है, तो वही च जोड़ देंगे दोनों के बीच में, और क्या रूप बन जाएगा, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है।
प्रति प्लस छाया। तो यहाँ पे भी देखिए ई जो है रेश्व है, बाद में छा रहा है, तो वही च का आगम बीच में जोड़ देंगे और क्या बना देंगे प्रतिच्छाया। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो ये हमारी हुई तुकागम या च आगम संधि। नेक्स्ट संधि है हमारी चतुर्थ संधि। ये हल संधि की अंतिम संधि है। इसके लिए सूत्र आता है खरी च। क्या कहता है ये सूत्र? अर्थात झल वर्णों के साथ किसी खर वर्ण का मेल होने पर झल वर्ण के स्थान पर चर वर्ण अर्थात वर्ग का प्रथम अक्षर स हो जाते हैं। अब इसको स्पष्ट करते हैं हम आगे कि झल वर्ण क्या होते हैं और खर वर्ण क्या होते हैं और चर वर्ण क्या होते हैं। झल वर्ण, झल वर्ण का तात्पर्य क्या हुआ? वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर और श ये होते हैं कौन से वर्ण? झल वर्ण। और उसके बाद में हो खर वर्ण। पूर्व पद के अंत में तो इन झल वर्णों में से कोई वर्ण हो और बाद में क्या हो? खर वर्ण। खर वर्ण, खर वर्ण का तात्पर्य क्या होता है? वर्ग का प्रथम, द्वितीय अक्षर, प्रथम द्वितीय अक्षर और साथ में क्या आ जाएंगे? श और श हो जाते हैं। तो देखिए ये क्या कहता है, अगर ऐसा कार्य होता है तो इन अक्षरों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? चर आदेश हो जाता है। क्या आदेश करेंगे? चर। और चर का अर्थ क्या होता है? वर्ग का प्रथम अक्षर और श। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ देखिए कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर और उसके बाद में खर वर्ण यानी वर्ग का प्रथम, द्वितीय अक्षर या स में से कोई वर्ण आता है, तो ये जो अक्षर हैं वो चाहे द्वितीय अक्षर होगा तो भी वो अपने वर्ग के कौन से अक्षर में बदल जाएगा? प्रथम अक्षर में। तृतीय होगा तो भी वर्ग के प्रथम अक्षर में बदलेगा, अपने ही वर्ग के। चतुर्थ अक्षर होगा वो भी अपने ही वर्ग के, यानी जिस वर्ग का वो अक्षर होगा उस वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। इन स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स के स्थान पे जैसे से हैं वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तद प्लस समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अक्षर है द आ रहा है और द तीसरा अक्षर होता है। जल प्रत्याहार का वर्ण है, जल वर्ण का अक्षर है, बाद में श अक्षर आ रहा है तो ये खर प्रत्याहार में आता है। तो यहाँ जो द है, इस द के स्थान पे इसके वर्ग का प्रथम अक्षर कर देंगे, वो क्या होगा? त। तो क्या रूप बनेगा? तत्समः। तत्सम। फिर लेते हैं उद प्लस सर्ग है। उद प्लस सर्ग है तो उद के अंत में देखिए द वही अक्षर आ रहा है, बाद में श आ रहा है, तो इस द के स्थान पे इसके वर्ग का प्रथम अक्षर करेंगे, क्या रूप बनेगा? उत्सर्ग है। तद प्लस पर है तो यहाँ देखिए वही द आ रहा है, तो द के स्थान पे वर्ग का प्रथम अक्षर कर देंगे और क्या रूप बन जाएगा? तत्पर है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। विपद धन काल है। विपद धन काल है और विपद के अंत में देखिए द आ रहा है, द के बाद में वही प्रथम अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसके स्थान पे भी द कर देंगे और क्या बन जाएगा? विपद काल है। तो इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा सूत्र आता है इसका। दूसरा सूत्र है सस छोटी। सस छोटी क्या कहता है ये सूत्र? समझते हैं। अर्थात पदांत में जय वर्णों के बाद में तालव्य से का मेल होने पर उसके स्थान पर विकल्प से क्षय हो जाता है यदि से के बाद में अट वर्ण हो तो हमारे पास यहाँ दो चीजें आई हैं, जय वर्ण
और अटवर्ण, ये क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं जय वर्ण कौन से होते हैं। जय वर्ण, इसमें कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर। वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर, और बाद में क्या हो, तालव्य श। और इस तालव्य श के बाद में क्या आना चाहिए, अटवर्ण होना चाहिए, अटवर्ण। तो अटवर्ण में कौन कौन से अक्षर आएंगे, सारे के सारे तो क्या आ जाएंगे, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और साथ में य, व, र, ल और है, ये सारे किस में आ जाते हैं, अटवर्णों में आ जाते हैं। तो पहले हमारे पास पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा अक्षर होना चाहिए, उसके बाद में श होना चाहिए, और श के बाद में भी यदि अटवर्ण यानी स्वर या य, व, ल, है में से कोई सा अक्षर होता है तो इस श के स्थान पर, इस श के स्थान पे क्या कर दिया जाता है, छ आदेश कर दिया जाता है। और ये आदेश कैसे होता है, विकल्प से, यानी एक जगह होगा और एक जगह नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तद धन शिव, इससे एग्जाम्पल कल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम तद प्लस शिव, तो यहाँ पे हमने इससे पहले वाला जो सूत्र पढ़ा चतुर्थ संधि का, उसके अनुसार यहाँ पे इस द के स्थान पे इसके वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। तो स्थिति यहाँ पे बन जाएगी तत् प्लस शिव है, तत् प्लस शिव है। अब देखिए इस तत् शिव है बनने के बाद में जो स्थिति है, तत् के बाद में तय जो अंत में है और उसके बाद में आ रहा है तालव्य है, तो यहाँ पे इस चतुर्थ संधि का नियम लगेगा, तो रूप बनेगा तच प्लस शिव, क्योंकि इस चतुर्थ संधि का नियम क्या कहता है, वो हमने पूर्व संधि में पढ़ा था। यहाँ फिर से बता देता हूँ मैं कि वर्ग के पूर्व पद के अंत में या तो दंते श हो या फिर तय वर्ग का कोई अक्षर हो, बाद में तालव्य श या फिर जय वर्ग का कोई अक्षर हो, तो तय वर्ग चय वर्ग में और दंते श तालव्य श में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए तय वर्ग का अक्षर है, तो तय वर्ग का अक्षर होने के कारण से तय के प्रथम अक्षर है तो प्रथम अक्षर चय वर्ग का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तच प्लस शिव। अब ऐसी स्थिति हो गई, हमारे पास ये वर्ग का पहला अक्षर है, पहला अक्षर, और यहाँ पे देखिए सारा और श के बाद में रेस्व एक ही मात्रा जुड़ी हुई, यानी स्वर मिला हुआ है। तो ये स्वर किस में आ गया, कौन से वर्णों में आ गया, अटवर्णों में। तो अर्थात यहाँ पे हम क्या कार्य कर देंगे, छ वाला कार्य कर देंगे। तो क्या रूप बनेगा, तत्शिव। देखिए ये जो छ है वो इसके अंदर च को जोड़ते हुए आएगा, क्योंकि जब रेस्व मात्रा लगती है उससे पहले हलंत कोई वर्ण होता है तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। एक रूप बनेगा कौन सा, तत्शिव, और दूसरा रूप क्या बन जाएगा, जहां पे कार्य नहीं होगा यानी विकल्प से कार्य होता है तो दूसरा कार्य बनेगा तत्शिव। इस तरीके से दो रूप बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, उद प्लस श्वास है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रिया की हुई है, यहाँ पे भी समस्त क्रिया इस प्रकार से होगी, तय होगा, चय होगा, तो ये जो स्थिति होगी। उसके बाद में देखिए चय आ गया, यहाँ पे कोई बात हो जाएगा, यहाँ पे स वर्ण आ रहा है, स के बाद में देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह जो है ये यानी अट वर्णों में आता है। तो इस के स्थान पे भी हम क्या आदेश कर देंगे, छ आदेश कर देंगे विकल्प से। तो क्या रूप बनेगा, उच्छ्वास है, एक रूप तो बन जाएगा उच्छ्वास है, और जहां पे ये कार्य नहीं होगा वहां क्या बनेगा, उच्छ्वास है। इस प्रकार से रूप बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी 10th क्लास तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हल संधियों का प्रकरण है वो समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में अपना कोई क्वेश्चन हो तो हमें वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए टेक केयर।